नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही डिफरेंट सेक्टर की। 3 साल में 3 गुना ग्रो हो चुकी है और कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ से करीब 3 से 4 गुना बड़े आराम से ग्रो हो सकती है अगले 5 सालों में। तो इस सेक्टर का नाम आप समझ गए होंगे थंबनेल देखकर, यह है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज। और अभी एसबीआई फंड का अगर आप देखोगे आईपीओ आ रहा है, इसके साथ साथ आईसीआईसीआई का आया, एचडीएफसी, यूटीआई, जो देखो कितने बढ़िया मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं कितने सारे इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ अभी भी लोगों का कहना है पोटेंशियल बहुत बाकी है। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है इस वीडियो के अंत तक कि आप समझ जाओ कि इस सेक्टर में पैसा बनता कैसे है, कंपनीज कौन है जो सबसे ज्यादा पैसा बना पाएंगी, कौन सी कंपनीज अगले 10 साल में पैसा ज्यादा नहीं बना पाएंगी, इसीलिए किसको कितना अच्छा वैल्यूएशन मिलना चाहिए, किसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो हमारा गोल सिंपल है, इस इंडस्ट्री को समझना, इस इंडस्ट्री में ये समझना कि यहाँ पे कौन सा बिजनेस सबसे सक्सेसफुल होता है और उस सक्सेसफुल बिजनेस में सही दाम पर, सही वैल्यूएशन पर पैसा लगा करके खुद अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना। पसंद है अगर आपको ये टॉपिक, अगर आपको लगता है कि आप ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और हमारे चैनल पे आप फॉलो बटन दबाना ताकि आप रोज ऐसे बढ़िया अपडेट्स और हर हफ्ते कुछ अच्छे वीडियोस को देख पाओ। तो मेरा नाम है विशाल, मैं हूँ रिसर्च एनालिस्ट स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और यहाँ पर हमारा गोल है कि हम लोगों को एजुकेट कर पाए कि अपने खुद के भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप ले सको, समझ सको, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और कैसे आप करोगे ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं एक बार स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिकोडिंग एएमसी स्टॉक्स। एएमसी स्टॉक्स को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। और एएमसी हमने समझ लिया भाई कौन सी कंपनीज है ये वो कंपनीज हैं जो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट करके पैसा कमाती हैं। मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जिनको हम पैसा दे रहे हैं एसआईपी करने के लिए, वो कौन सी कंपनीज हुई? वो ही एएमसी स्टॉक्स। तो किस तरीके से इंडिया का एसेट मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है वो वर्क करता है, हम लोग ये जानेंगे। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 20.5% का तो इनका एयूएम ग्रोथ है और 81.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो यहां पर मैं बता दूं एयूएम क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इनको ना इवैल्यूएट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब यहां पे मैं देखता हूं कि एयूएम क्या होता है और एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब कितना पैसा वो कंपनी मैनेज कर रही है, क्योंकि वो पैसा कमाती ही कंपनी पैसे को मैनेज करके है, राइट। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, इनकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या बेच रहे हैं? आपको आपके एसेट्स को ये मैनेज करना है। तो हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कैसे ये डिफरेंट है, कैसे पैसा कमाते हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उसके बारे में, ग्रोथ कैसे आ रहा है यहाँ पर से लेकर के एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एएमसी स्टॉक्स डिफरेंट कैसे है? अब सबसे पहले तो एक बहुत ओवरऑल जो बिजनेसेस होते हैं ना, उससे काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। यहाँ पर होता ही है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए होता है निवेशक, इन्वेस्टर। अब बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनके पास टाइम नहीं है यार, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं किसी फंड मैनेजर को, राइट। तो इनके पास रिटेल और इंस्टीट्यूशन दोनों का मनी होता है। और ये पैसा किसके पास जाता है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के पास, जो होल्ड करते हैं एसेट को। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट अपॉइंट करता है किसको? एसेट मैनेजमेंट को। अब एसेट मैनेजर क्या करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर रिसर्च करती है, स्टॉक्स को मैनेज करती है, पोर्टफोलियोज बनाती है और इसके जगह पे कमाती क्या है? मैनेजमेंट फी। तो इनकी रेवेन्यू या सेल्स अगर आप देखोगे वो क्या है? मैनेजमेंट फी है। और ये चार्ज की जाती है परसेंटेज ऑफ जितना पैसा ये मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं 1 लाख मैनेज कर रहा हूं, मैं 1% कमा रहा हूं, मतलब मैं 1000 कमाऊंगा। आप 10,000 मैनेज कर रहे हो और अगर 1% कमा रहे हो तो आप 100 रुपए कमाओगे, ठीक है। तो ये कंप्लीटली रेवेन्यू डिपेंड करता है कि कितना एसेट ये मैनेज कर पा रहे हैं। दूसरा, इस धंधे में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बैलेंस शीट लाइट है ये। मतलब एक तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा रहता है, 60 से 90% तक का प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है भाई इनका, ठीक है। बहुत ही आम बात है। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए, कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और रेवेन्यू जो है वो टाइड होती है इक्विटी मार्केट से। अगर स्टॉक मार्केट नीचे गया तो इनका रेवेन्यू कम होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से नेचर जो है इस इंडस्ट्री का ये है। एक ओवरऑल ब्रीफ लिया है हमने, अब आगे बात करते हैं थोड़ा इन डेप्थ। इनका रेवेन्यू कैलकुलेशन का सिंपल बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख करोड़ अगर मेरा ओवरऑल एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और मेरी फीस 1% है, तो 1% ऑफ 1 लाख करोड़ कितना होगा? बस वही मेरा प्रॉफिट है। 1000 करोड़ मेरा रेवेन्यू है, सॉरी, इसको आप रेवेन्यू या सेल्स मानिए। तो इस टाइम पे ओवरऑल ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है, 14.5% की ग्रोथ आ रही है हमारे एसेट अंडर मैनेजमेंट में। आप देखो 27.5% का तो सीएजीआर रहा है रेवेन्यू का ऑन एन एवरेज हमारी एएमसी कंपनीज का। तो ये तो भाई खतरनाक रिटर्न दे रही है, राइट। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई लार्ज कैप कंपनीज होगी, तो स्मॉल कैप कंपनीज वाला ग्रोथ दे रही है इस टाइम पे। एंड
काफी बढ़िया कंसिस्टेंसी भी है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये पैसा कैसे कमाता है, ठीक है, सारे एयूएम सेम नहीं है। मतलब दो इंडस्ट्री है, मान लो दो म्यूचुअल फंड है, एक के पास 1 लाख करोड़ का एयूएम है, दूसरे के पास भी 1 लाख करोड़ का एयूएम है। एक कमा रहा है उससे 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, एक रेवेन्यू कर रहा है 500 करोड़ का। इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, यस, मतलब 8 से 9 गुना का भी डिफरेंस आ जाता है कई बार। तो ये कैसे देखेंगे हम, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एयूएम देख के इन्वेस्ट कर दिया कि इस कंपनी का एयूएम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और इस कंपनी का एयूएम सबसे बड़ा है, ये सबसे ज्यादा कमाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत एनालिसिस है, मैं आपको पहले बता दूं। अब होता क्या है, अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका अलग अलग रेट होता है ऑफ एक्सपेंस रेशियो मैनेजमेंट फी जो वो चार्ज करता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, कैटेगरी पे। जैसे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड, अगर उसके पास सबसे ज्यादा एक्टिव इक्विटी वाली अगर ओवरऑल जो शेयर है इनका एक्टिव इक्विटी वाला ईयूएम है, तो यहाँ पे इनका 2.43% का फी होता है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड तब कमाते हैं जब उनके पास पैसा आता है एक्टिव इक्विटी वाले सेगमेंट में, जब लोग वहां पर पैसा लगाते हैं। वैसे ही एक्टिव डेट में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी ओवरऑल सबसे ज्यादा पैसा, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे कमाया जाता है। एंड उसके बाद आता है आर्बिट्राज, पैसिव इंडेक्स फंड, पैसिव ईटीएफ। तो बहुत सारे लोग निफ्टी, निपॉन 20 और ऐसे बहुत सारे ईटीएफ में पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पे ना एक्सपेंस रेशियो बड़ा कम है, मैनेजमेंट फी बड़ा कम है, तो ऑफकोर्स जो फंड है वो भी कम पैसा कमा रहा है। तो अगर मैं फंड हूं इंडिया का सबसे बड़ा, लेकिन अगर 90% शेयर मेरा ईटीएफ का है और एक्टिव है ही नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब मेरा रेवेन्यू बहुत छोटा होगा कंपेयर टू एक ऐसी कंपनी जिसका मैं कहूंगा सिर्फ बहुत ही मेरे से बहुत छोटी है लेकिन बड़ा शेयर उसके पास एक्टिव इक्विटी फंड का है या एक्टिव डेट फंड का है। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि भाई इसके पास कौन से फंड्स हैं सबसे ज्यादा कौन सा मैनेजमेंट कर रही है ये। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 6 से 10 गुना ज्यादा फी चार्ज किया जाता है जब लोग मैनेज करते हैं एक्टिव इक्विटी को या फिर एक्टिव डेट को एज कंपेयर टू पैसिव फंड्स। तो इसे हम कहते हैं एयूएम मिक्स क्वालिटी, ध्यान रखना है। और एसबीआई के आईपीओ वगैरह में कोई आईपीओ है, कभी इन्वेस्ट करना हो, मिक्स क्वालिटी जरूर चेक करनी है किसके पास कौन सा मिक्स है भाई। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स बियॉन्ड म्यूचुअल फंड क्या है। अब जैसे कि सबसे पहले तो अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इनके, ये म्यूचुअल फंड हो गए जो कोर बिजनेस, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, ईटीएफ, लिक्विड स्कीम्स है जो रिटेल और इंस्टीट्यूशंस दोनों को बेची जाती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी होता है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस ये होता है एचएनआई लोगों के लिए। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख की ली जाती है, तो आप 10 लाख रुपए नहीं लगा सकते हो। ये एक अगर आप देखोगे तो ट्रिकी है। और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आजकल बड़े चल रहे हैं भाई। और ये क्या है, ये ना इलिक्विड होते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या हो गया, ये पैसा लगाते हैं लेस लिक्विड मार्केट्स में और ये तो चार्ज भी ज्यादा करते हैं। इनकी ग्रोथ भी 25% के सीएजीआर से होने वाली है। और फिर आ जाता है एडवाइजरी एंड ऑफशोर मैंडेट, जो हम एफआईएस को ये लोग रिसर्च देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, एफआईएस का पैसा मैनेज करता है। अब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो कंपाउंडिंग है ना ईयूएम का बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मैं कहूंगा ट्रिमेंडस ग्रोथ है। अब देखो 2022 में हमारा जो ओवरऑल एसेट था अंडर मैनेजमेंट, पब्लिक ने जो पैसा दे रखा था म्यूचुअल फंड को ना मैनेज करने के लिए, लो भाई रखो पूरी इंडस्ट्री को, वो टोटल था 37.6 लाख करोड़। ठीक है, ये है 2022 का फिगर और ये लगातार बढ़ रहा है वहां से। और 2027 की अगर मैं एफआई की बात करूं 83.1 लाख करोड़ हो चुका है। आप ग्रोथ देखो यहां से कितनी हुई है, 2.5 गुना ग्रोथ ये कर चुका है यहाँ से, विच इज अ रियली बिग ग्रोथ इन जस्ट 4 years। सिर्फ 4 साल में 2 से 3 गुना बढ़ जाना, इतनी बड़ी ऑलरेडी इतनी बड़ी इंडस्ट्री का। तो 20.5% का ओवरऑल ग्रोथ रहा है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, 32 लाख करोड़ से 82 लाख करोड़। इसके अलावा अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड एयूएम एज परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट, अब ये बैंक डिपॉजिट से टक्कर लेने लग गए हैं। लोग पैसा एफडी और आरडी से हटा करके कहां डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक्स को किससे कंपटीशन करना पड़ रहा है, म्यूचुअल फंड से कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो जो लोगों का बिहेवियर में चेंज आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा एसेट है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगले 10 साल अगर लोगों का मूड ऐसे ही रहा एफडी की तरफ कि हमें एफडी नहीं करनी है, म्यूचुअल फंड करना है, तो इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो यहाँ से 2, 3 गुना, 4 गुना बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ आप देखो 2035 तक 3 लाख करोड़ का एयूएम ये इंडस्ट्री मैनेज करने वाली है। मतलब आज से करीब 3.5 से 4 गुना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले 7 से 8 सालों में। दैट्स इट, इंडस्ट्री ही 4 गुना हो जाएगी अगर अगले 7 से 8 सालों में। तो आप सोचिए कि स्टॉक्स जो होंगे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ एडवांटेज गेन करते हैं, तो यहाँ पे कितना बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। एसआईपी स्टोरी की अगर बात करें तो एसआईपी स्टोरी भी ऐसे ही है। 15.1 लाख करोड़ का एसआईपी एयूएम है। यहाँ पे करीब आप देखो
10 करोड़ से ज्यादा हमारे SIP अकाउंट्स हैं इंडिया में। यस, तो 10.5 करोड़ SIP अकाउंट्स होना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट यहाँ पे ये बताती है हमारे इन्वेस्टर्स के लाइफ में। और जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, कहीं ना कहीं वो इंप्रूव होते जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे किसी भी चीज से हो। और इसका इम्पैक्ट सीधा, इसका फायदा किसको हो रहा है? इस इंडस्ट्री को हो रहा है। अब लोग रिटर्न्स जनरेट करें या ना करें, शेयर मार्केट ज्यादा ऊपर जाए या ना जाए, जो इनका एक्सपेंस रेशियो है, जो ये फी है, ये चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो इनको जो पैसा आना है, कहीं ना कहीं वो कोरिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है कि ये पैसा ही नहीं कमाएंगे कि मार्केट नहीं बढ़ी। तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, राइट, बस AUM ग्रोथ से रिलेटेड है, दैट्स इट। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो टिपिकल टेन्योर SBI का भी बहुत अच्छा है, 37+ महीने का रहता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज SIP 37 मंथ्स से ज्यादा का करता है जो SBI में SIP अकाउंट खोलता है। अब बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की, तो 5 इयर्स ग्रोथ आप देख सकते हो 17.8% है टोटल इंडस्ट्री AUM का, जहां पे फीस 6 से 10 गुना कम है। और म्यूचुअल फंड का जो AUM है एज परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट आप देख सकते हो यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और पैसिव में पैसे कम बनते हैं, लेकिन बड़ा फंड मिल जाता है, लोग अब पसंद कर रहे हैं पैसिव को। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे रिटर्न ही अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं यार जो मैं कमा रहा हूँ वो जा रहा है कहाँ मेरा? मैनेजमेंट फी में, एक्सपेंस रेशियो में। तो इसी को कम कर लेता हूँ और पैसा लगा देता हूँ कहाँ? ETF में। तो ETFs का ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ा है इंडिया में। फी कम चार्ज करते हैं लेकिन AUM इनके पास बहुत बड़ा आ गया है। जैसे कि गोल्ड के ETF देखो, सिल्वर के ETF देखो, फॉरेन जो कंपनीज हैं उनके ETF यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ ही सेक्टर के ETF चल रहे हैं। तो ETF का क्रेज इंडिया में अलग ही है और बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे ETFs यहाँ पे इंडिया में आ भी रहे हैं और इनमें पैसा भी लगाया जा रहा है। अब ग्रोथ कैसे फ्यूल हो रही है इंडस्ट्री में, अब ये देखते हैं। तो कुछ नॉट डेटा बैक टेलविंड्स हैं यहाँ पे जो हमें ऑलरेडी पता है। देखो, कॉमन सेंस यहाँ पे सबसे बेस्ट अप्रोच है। हमें पता है कि सेविंग्स जो है फाइनेंशियलाइज हो रही है, मतलब कि क्या है, बैंक डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड में आ रहा है। पहले 20% था, अब 31% हो गया है। SIP कल्चर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, US, यूरोप, कहीं भी ले लो, उससे अभी हम बहुत पीछे हैं। तो अभी यहाँ पे स्कोप ऑलरेडी काफी ज्यादा है। धीरे धीरे बिहेवियर यहाँ भी चेंज होगा लोगों का। B30 सिटी एक्सपेंशन, मतलब जो टॉप इंडिया की 30 सिटीज है ना, उसके बियॉन्ड चले जाओ, म्यूचुअल फंड वहां भी ग्रो कर रहा है। तो जिन्हें हम बोलते हैं ना कि यार Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज है, वहां पे म्यूचुअल फंड पहुंच चुका है और लोग वहां पे रेगुलरली SIP कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसका रीजन है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, लगातार एड्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं। पैसिव एडॉप्शन बढ़ रहा है लगातार। इसका मतलब 5 गुना AUM ग्रोथ हो गई है 5 साल में। और लोग पैसिव ETFs में, पैसिव फंड्स में भी लगातार पैसा डाल रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो इवन जो वेल्दी कोहॉर्ट है वो भी अब क्या कर रहा है, PMS को पैसे दे रहा है। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी है, अब PMS में भी थोड़ा पैसा डाल दिया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। और साथ में रेगुलेटरी नजेस भी आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि यार सस्ते SIP निकालो। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप SIP करो। तो सरकार जिस इंडस्ट्री के साथ है भाई, उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट तो मुझे नहीं रहना। मैं सिंपल फंडा देखता हूं। और लगातार हमारे इक्विटी मार्केट्स बढ़ रहे हैं, तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी अपने आप, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आज मार्केट 10% बढ़ जाए तो मेरा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1 लाख करोड़ से 1,10,000 करोड़ हो जाएगा। 1% मतलब मैं अब 100 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी कमाऊंगा उससे। तो इक्विटी मार्केट्स बढ़ने से इन्हें डायरेक्टली फायदा हो रहा है। अब कैसे एनालाइज करना है, कुछ बकेट्स है यहाँ पे, आप उसको देखना। सबसे पहले बात करते हैं स्केल, पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी की। स्केल और मार्केट पोजीशन आप कैसे देखोगे कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे बढ़ रहा है। अगर मार्केट में एसेट अंडर मैनेजमेंट 20% से बढ़ रहा है तो मेरा उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर मैं आउट परफॉर्म करना चाहता हूं मार्केट को। तो दूसरा, मार्केट शेयर बाय कैटेगरी क्या है आपके पास। म्यूचुअल फंड्स हैं, पैसिव है, SIP है, PMS है, B30 AUM है। क्योंकि 50% लेट्स से मैं आपसे बड़ा हूं, लेकिन मेरा 90% शेयर ETF में है, ठीक है, और आपका 90% शेयर किसका है, एक्टिव इक्विटी का है। आप मुझे मात दे दोगे, क्यों? क्योंकि एक्टिव में ही सबसे ज्यादा पैसा है, मैनेजमेंट फी वहीं से आती है। एक्टिव डेट फंड हो, एक्टिव इक्विटी फंड हो, तो जो पैसिव ETFs हैं वहां ज्यादा पैसे नहीं बनने वाले। ये आपको दिमाग लगाना है और देखना है कि आपकी पसंदीदा जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कहीं वहां पे ज्यादा पैसिव तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मिक्स क्वालिटी है ये आपको देखना होगा, इक्विटी कितना है, डेट कितना है, पैसिव कितना है। अब प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को देखा जाता है तो भाई इसका ओपेक्स रेशियो कैसा है, ऑपरेटिंग और डिवाइडेड बाय एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो 60 to 75% यहाँ पे बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी इतना ज्यादा नहीं मैटर करेंगे क्योंकि कोई बहुत बड़ा एज यहाँ पर नहीं लेकर के आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मुझे लगता है ना, हमें यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप स्केल कर लो, ग्रोथ कर लो,
तो इसको आप बड़े आराम से इस इंडस्ट्री में सेटल कर सकते हो, ये मैं आपको बता दूं। तो खर्चे पे ना फोकस करके रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ग्रोथ और ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ ड्यूरेबिलिटी वगैरह स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने लगातार आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कुछ ऐसे पीयर्स को जो नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट के हिसाब से चल पा रहे हैं। और सिंपल इसका इंपैक्ट कहाँ आ रहा है, उनके पी रेशियो पे, कि इनका पी रेशियो क्या है। तो इनको लिस्टेड एएमसी पीयर सेट से हम कंपेयर करेंगे पी रेशियो को, ना कि ब्रॉड मार्केट से। प्राइस टू बुक वैल्यू 15 से 25 नॉर्मल होती है इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे। एंड एक सैनिटी चेक रूल होता है, रूल ऑफ थंब, जहां पे हम देखते हैं कि इनका ओवरऑल बेसिस पे जो प्राइस है उनके एएम का कितना है। ग्लोबली अगर कोई इंडस्ट्री लेट्स से कोई भी एएम मैनेज कर रही है 1 से 3% रहता है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है, बाकी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे रिस्क और गवर्नेंस चेक, ठीक है। ब्रांड सबसे ज्यादा मैटर करता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड में पैसा लोग पता कैसे लगा रहे हैं, देख के लोग ये देख रहे हैं कि मुझे इस ब्रांड पे ट्रस्ट है या नहीं। जैसे एसबीआई देखो, क्या कोई होगा जो एसबीआई को डाउट करेगा? नहीं। लेकिन ये भी चेंज हो रहा है, जितने भी न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो एसआईपी करते हैं, वो एसबीआई के नाम पर पैसा नहीं लगाते। अब उनको अब जीरोधा पे भी ट्रस्ट है, उनको आईसीआईसी पे भी ट्रस्ट है, उन्हें ग्रो पे भी ट्रस्ट है। तो वो डाइवर्सिफाई करेंगे या हो सकता है वो सीधा उन्हें मौका देंगे। और यही एक अगर सीनियर सिटीजन है वो एसबीआई में पैसा लगाएगा, वो जीरोधा में पैसा नहीं लगाएगा जब तक कि वो इंसान काफी ज्यादा वेल वर्स ना हो कि आजकल क्या चल रहा है। तो जो ब्रांड और लेगेसी है वो कहीं ना कहीं पुराने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, और वो उसी के पास जाएंगे जो लेगेसी ब्रांड्स हैं। लेकिन नए ब्रांड्स कहीं ना कहीं मात दे देंगे हमारी लेगेसी ब्रांड्स को जेनजी के दिमाग में, अगर मिलेनियल्स के दिमाग में अगर उन्हें जगह बनानी है तो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जगह बना चुके हैं। अब सेक्टर में रिस्क भी है, और रिस्क क्या है? सबसे पहले तो मार्केट साइक्लिकलिटी। अगर निफ्टी नीचे आ गया यहाँ से 10% तो इनका रेवेन्यू भी अब 90% पे कैलकुलेट होगा। 90% ऑफ जो मैनेजमेंट फी है मान लीजिए 2% है या 1% है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है निफ्टी से। एक क्या हो गया, रेगुलेटरी फी कॉम्पनसेशन। सभी यहाँ पे कभी भी आपकी फी वगैरह कट कर सकती है, ठीक है। सभी के हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। पैसिव माइग्रेशन है, तो पैसिव की तरफ लोग अगर चले जाते हैं क्योंकि इवेंचुअली, तो वहां आपका रिटर्न जो है जो आप कमाने वाले थे अपने क्लाइंट से, वो 6 से 10 गुना कम हो जाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंसी है, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बैंक्स के पास ऑफकोर्स ज्यादा एज होता है, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे लोग डिपेंड करते हैं। ब्रांड लाइसेंसिंग रिस्क भी है। मैंने आपको बताया था एसेट मैनेजमेंट कंपनी कई बार क्या कर रही है ना, दूसरे ब्रांड का लाइसेंस यूज कर रही है और उन्हें रॉयल्टी पे कर रही है, ठीक है, ब्रांड्स को। तो वो ब्रांड्स आए तो कभी भी अपना नाम हटा सकते हैं, और नाम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अगर देखोगे तो स्पेसिफिकली जो पुरानी जनरेशन है वो ब्रांड पे ही जाती है। फंड मैनेजर एग्जिट कर देता है, इससे फर्क पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, आपको कंपैरेटिव इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है आगे। अगर और प्लेयर्स आते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज फी चार्ज करते हैं फंड मैनेजमेंट का, इन्हें इसे घटाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूं मैं लिस्टेड एएमसी यूनिवर्स की, और यहाँ पे हमारे पी रेशियोज देखो। एक है एसबीआई फंड, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिरला और यूटीआई एएमसी। ये मेजर 6 कंपनीज हैं इंडिया में। अब बात करते हैं मुद्दे की। इनका पी रेशियो आप देखो, जो एवरेज पी रेशियो इस इंडस्ट्री का सेक्टर का हुआ है 41.6। सबसे ज्यादा, और यहाँ पे पी रेशियो पे कौन ट्रेड कर रहा है? सबसे ज्यादा पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है नंबर 1 पे निप्पॉन, नंबर 2 पे आता है आईसीआईसीआई 49 पे है, थोड़ा सा नीचे। एचडीएफसी बिल्कुल बराबरी कर रहा है यहाँ पे, और फिर आता है एसबीआई फंड, तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4 पे। तो एसबीआई फंड अगर आप देखोगे पी रेशियो के हिसाब से नंबर 4 पे है और इंडस्ट्री के एवरेज से भी कम पर है। और इसके बाद आता है यूटीआई एंड आदित्य बिरला एएमसी, ये दोनों यहाँ पे लास्ट 2 है, बॉटम 2 है इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो। पी रेशियो मुझे क्या बता रहा है कि कितना कमा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कितना प्राइस दे रहा हूं, ठीक है। आई होप कि सबको पता होगा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब एएम मिक्स पे आते हैं, क्योंकि ये मुझे समझाएगा कि किस कंपनी का पी रेशियो जो उसे मिला है वो क्यों मिला है। हर एक कंपनी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में अलग अलग पी रेशियो पे ट्रेड कर रही थी, और इसका रीजन है क्योंकि भाई सबकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग है, मतलब सेम एसेट मैनेज करके भी अलग अलग पैसा बन रहा है। और ये रीजन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आता है उसके एयूएम मिक्स से, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा इक्विटी, एक्टिव इक्विटी फंड है। लोग जिसको सबसे ज्यादा एक्टिव इक्विटी फंड पैसा मैनेज करने को दे रहे हैं उसको सबसे ज्यादा फी पे कर रहे हैं, लोग जिसको पैसिव दे रहे हैं मैनेज करने को उसको सबसे कम फी पे कर रहे हैं। तो एयूएम साइज से ज्यादा मैटर यहाँ क्या करेगा, एयूएम का मिक्स। अब ये देखो
जैसे HDFC AMC 66% इक्विटी है इसके पास, ठीक है, और ICICI प्रू के पास 56%, और ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जो ये कमांड करते हैं इस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर देखो, हमारा आ गया यहाँ पे SBI फंड्स मैनेजमेंट, ये मुझे तीसरे नंबर पे दिख रहा है यहाँ पे। तो SBI जो है ये मिड में आता है, मतलब इसका 42.5% का मिक्स है, लेकिन ये सेकंड रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन नेटवर्थ। लोएस्ट इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, ये सबसे कम पैसा चार्ज करता है। इंडिया में SBI से सस्ता फंड आपको को देखने को नहीं मिलेगा ओवरऑल बेसिस पे। तो SBI के सारे फंड्स का ओवरऑल मैनेजमेंट फी अगर आप निकालोगे तो सबसे कम ये चार्ज कर रहा है, सबसे कम खर्चा भी इसी का है, ठीक है। SBI बहुत कम खर्च करता है, मैं आपको ये भी बता दूं। और यहाँ पर इसके बाद कौन आता है, यहाँ पे निपॉन को आप देख सकते हैं, एंड आदित्य बिरला, एंड फिर UTI AMC। तो जो जितना ज्यादा पैसिव करेगा उसके पैसे उतने ही कम बनेंगे, जो जितना एक्टिव करेगा उसके पैसे उतने ही ज्यादा बनेंगे। तो वैल्यूएशन भी यहाँ से समझ में आता है। SBI काफी बैलेंस्ड है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी न्यूज है, अच्छी बात है। अब अगर टॉप 10 AMCs देखोगे आप कौन है, तो नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे आता है SBI। आप ये देखिए 15%, ICICI प्रू नंबर 2 पे, नंबर 3 पे HDFC, 4 पे निपॉन, 5 पे कोटक महिंद्रा, और इसके बाद ये सारे इसके नीचे हैं। तो टॉप 5 AMCs में नंबर 1 पे SBI है। PMSB अगर आप देखोगे नंबर 1 पे SBI ही है। SIP में भी नंबर 1 पे SBI है। अगर इंडिया की जो टोटल 4-5 कैटेगरी है ना AUMs की, सब में नंबर 1 पे आता है SBI, ठीक है। मार्केट शेयर इन्होंने पूरा कैप्चर करके रखा है, बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर ओवरऑल बेसिस पे आप देखो कि SBI का 574 रुपए के आसपास अगर आप देखोगे इनका अपर ब्रांड प्राइस है, जिसे मैं कहूंगा अपर ब्रांड यही है। और नंबर 1 AMC है, 15.3% शेयर है। नंबर 1 पैसिव फंड है, 27.9% शेयर है। नंबर 1 PMS में 40% का शेयर। नंबर 1 SIB काउंट 15.5% शेयर। तो एक डोमिनेंट प्लेयर है जो अपना IPO लेकर के आया है। और लोएक्स ऑपरेटिंग ओपेक्स रेशियो है, सिर्फ 0.08% ऑफ AUM। तो जो पियर्स हैं वो इससे ऑन एन एवरेज 20 से करीब बहुत ही ऊपर, मतलब कुछ तो 2-3 गुना भी चार्ज कर रहे हैं। 20% को इससे ज्यादा चार्ज कर रहा है, कोई इससे 2-3 गुना 200-300% ज्यादा चार्ज कर रहा है। रेवेन्यू CAGR भी बढ़िया है, 27.7 है, जो AUM का CAGR है 14.2 का, उससे ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो करीब 10%, 9-10% के डिस्काउंट पर चल रहा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, ठीक है। और 100% ऑफर फॉर सेल है। ऑफ कोर्स हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे किसी चीज में पैसा लगाएंगे, इनके पास पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जितना ये कमा रहे हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पैसा जो है ये ऑफर फॉर सेल में जाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे टिक्स हैं, जैसे कि मार्केट शेयर, AUM मिक्स, ओपेक्स रेशियो बहुत ही बढ़िया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखोगे बहुत ही बढ़िया है, SIP टेन्योर 37+ मंथ्स का है। तो हमें ऐसा लगता है कि SBI कहीं ना कहीं सबसे बैलेंस कंपनी होने वाला है AM के सेगमेंट में, अगर इस पी रेशियो पे आता है। तो ये जो 38 का पी रेशियो है, मतलब 574, यहाँ पर अगर आपको SBI मिल रहा है तो इट्स एक्चुअली अ रियली गुड पिक इन दी AUM इंडस्ट्री। ये बॉटम लाइन है इस वीडियो का। सबसे बैलेंस्ड है, इनके पास डोमिनेंस है अलग अलग सेक्टर्स में, वो ब्रांड नेम है जिनको अगले दशकों तक इन्हें कभी कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, 98% पिन कोड को कवर करते हैं ये। तो इनके पास पिन कोड की भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉटम लाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रांड नेम इतना इंपॉर्टेंट है कि SBI जैसी कंपनी अगर आप देखोगे जो कहीं ना कहीं लेस एफिशिएंट होती है प्राइवेट प्लेयर से, PSUs, वो यहाँ पे इतना बढ़िया मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ है जस्ट बेस्ड ऑन देयर ट्रस्ट। तो दिस विल बी द वर्डिक्ट। हमारा जो वर्डिक्ट है उसके हिसाब से हमने देखा कि कंपनीज एक्चुअली बेकार नहीं है, और जो लो PE पे चल रही है इवन दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग दैट बैड, बट उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है, पैसा मैनेज कर रही है लेकिन उससे बहुत ज्यादा कमा नहीं पा रही है, जो हमें UTI के केस में समझ में आया और दूसरी कंपनीज के केस में। और कुछ कंपनीज का PE रेशियो ज्यादा है क्योंकि पैसा कम मैनेज कर रही है लेकिन पैसा बराबर कमा रही है, मैनेजमेंट फी, क्योंकि सारा एक्टिव फंड है। और SBI यहाँ पे सबसे बैलेंस प्लेयर है, तो रिस्क भी यहाँ पे कम है, और इसीलिए स्टॉक बॉक्स ने बाय का वर्डिक्ट दिया है SBI जैसी कंपनी पे कि आप इसके IPO में पैसा लगा सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इस वैल्यूएशन पे ये मिलता है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को आप फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया चीजें हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर रोज, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग कंटेंट एज वेल। एंड मिस मत करना, बिल्कुल भी लाइक करना इस वीडियो को एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप ये नॉलेज शेयर करना चाहते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.